नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी की सीरीज़ में आज जो है हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है नदियाँ। तो आज हम जो है नदियों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, यहाँ से उद्गमित होती हैं, लेकिन बहती कहीं और है। इसी के कारण इस नदियों को मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, है ना। मायका तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है मायका। तो बेसिकली मायका जो है जहाँ से निकल के कहीं और चले जाना, है ना, तो उसे मायका कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती हैं, पर जाती कहीं और है। जाती कहीं और है, इसका मतलब ये है कि समा कहीं और जाती हैं, है ना। तो इसलिए जो है इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि नदियों का मायका किस स्टेट को कहा जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश। तो चलिए आज जो है इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है। तो पहला पार्ट में मैं कुछ नदियों को लूँगा, मुख्य मुख्य जो नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की उसको लूँगा। इसके बाद जो और नदियाँ हैं मैं उसको लूँगा। तो चलिए इस कड़ी में जो है हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है नर्मदा का, है ना। तो ये जो है मध्य प्रदेश जल संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। संपन्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, इसलिए यहाँ पे मतलब संपन्न है। इसके अलावा इसको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कई नदियाँ उद्गमित होती हैं, इसलिए नदियों का मायका के नाम के उपनाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है नर्मदा नदी आ गई है। नर्मदा नदी की बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश की हृदय है, यानी इसे जीवन रेखा भी यानी लाइफ लाइन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके एक एक पॉइंट में क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो इसको जो है विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखें। तो नर्मदा नदी क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है जहाँ से निकलती है और जहाँ तक जाती है, इस दौरान जो है क्षेत्र बहुत हरा भरा है, बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, इससे पीने के पानी मतलब इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इसे क्या है, जीवन रेखा कहा जाता है। मैं जब बांध पढ़ाऊँगा, प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं नर्मदा नदी पे, तब मैं आपको और बताऊँगा कि ये आखिर से जीवन रेखा क्यों कहा जाता है ना। मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि वर्तमान में 29 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, है ना। 41 मध्यम चल रही हैं और 3000 छोटी परियोजनाएं चल रही हैं। अब सोचिए कि ये इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है जो इतने सारे प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो नर्मदा नदी जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती हैं। अगर आपको मैप थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो अमरकंटक कहाँ है ना। तो चलिए मैं आपको मैप में बताता हूँ। अमरकंटक जो है यहाँ कहीं है, ये देखिए जहाँ मैंने ये लाल रेड का आपको यहाँ पे मैंने रेड कलर का किया, ये नर्मदा नदी यहाँ से कहीं से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो यानी ये अनूपपुर है, यहाँ से निकलती हुई, और ये देखिए कितना सफ़र, ये यहाँ तो इतना लंबा सफ़र तय करके ये खंभाती खाड़ी में समा जाती है। यानी कितनी मतलब इसकी कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी तय करती हैं, है ना। प्रदेश को अगर देखा जाए तो प्रदेश को ये दो भागों में विभाजित भी कर रही हैं। देखिए अगर आप देखिए तो ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया, यानी ये बीचों बीच से प्रवाहित हो रही हैं, है ना। तो इसलिए जो है इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये अमरकंटक से निकलकर 15 जिलों से होते हुए, यानी प्रदेश में अभी जो है 52-53 जिले हैं, वहाँ उसमें से 15 जिलों से होते हुए ये 13-12 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो इसमें दो लंबाइयाँ हैं। एक लंबाई है कि नर्मदा नदी ओवरऑल कितनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है केवल मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है ना, ये तो गुजरात आ जाता है। तो ये जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है वो 13-12 यानी 1312 किलोमीटर है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के अंदर 1077 किलोमीटर दूरी जो है ये तय करती हैं। कितनी करती हैं? 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। तो 15 जिलों से होते हुए 13-12 किलोमीटर का सफ़र तय करके गुजरात के निकट खंभाती खाड़ी, है ना, खंभाती खाड़ी अरब सागर को ही बोलते हैं, जो उस क्षेत्र को खंभाती खाड़ी बोला जाता है, ठीक है। तो ये खंभाती खाड़ी या अरब सागर में समा जाती है, यानी मिल जाती हैं। नर्मदा की लगभग 41 सहायक नदियां हैं,
अब ये सहायक नदी क्या होती है? बेसिकली क्या होता है, नर्मदा नदी अकेले नहीं जाती हैं, मतलब उनका जल अकेले प्रवाहित नहीं होता, साथ में उसके साथ जो छोटी और बड़ी नदियाँ होती हैं, छोटी नदियाँ मतलब जैसे तवा हो गई है ना, शक्कर हो गई, तो इस टाइप की छोटी छोटी नदियाँ हैं और अपना जल जो है नर्मदा नदी में मिला देती हैं, डाल देती हैं, उन नदियों को ही सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी कितनी सहायक नदियाँ हैं? नर्मदा नदी की 41 यानी 41 सहायक नदियाँ हैं, जो उनके जल के साथ जो है प्रदेश को हरा भरा करती हैं। नर्मदा नदी की प्रदेश में लंबाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 1077 किलोमीटर है और मतलब 1077 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, नर्मदा नदी का एक नाम और भी है, रेवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवा कहा जाता है। तो इससे ये निकल के आया कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है या हृदय रेखा है। दूसरा निकल के आया पॉइंट, कमरकंटक से निकलती हैं, 15 जिलों से होते हुए 13-12 यानी 1312 किलोमीटर का कुल सफर तय करती हैं और गुजरात खंभात खाड़ी में समा जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट निकल के आया। इसके बाद अगला पॉइंट निकल के आया है कि यहाँ की 41 सहायक नदियाँ हैं जो कि नर्मदा नदी में मतलब मिलती हैं और प्रदेश को हरा भरा करती हैं। और अगला पॉइंट क्या निकल के आया कि प्रदेश में 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इसके बाद जो है उनका एक नाम और है, उसे बोलते हैं रेवा। ठीक है, इनका एक नाम और क्या है? रेवा नदी। तो याद रखिएगा, कभी कभी नर्मदा नदी के क्या बोलता है? रेवा नदी। तो रेवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। ठीक है, इसका देखते हैं दार्शनिक स्थल, मतलब इसमें कुछ दार्शनिक स्थल भी हैं, जैसे कपिल धारा है ना। अब कपिल धारा तो है नर्मदा नदी पे, क्या है ये? वाटरफॉल यानी झरना है। ठीक है, पर ये कहाँ है? ये है अनूपपुर जिले में ही है। एक बार ये प्रश्न आ चुका है, कपिल धारा किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ है ये? अनूपपुर से जैसे ही नर्मदा नदी निकलती है 6 किलोमीटर दूरी पर ये जलप्रपात है, अनूपपुर जिले में। ठीक है, इसके बाद भेड़ा घाट है, ये तो बहुत फेमस है, जबलपुर जिले में है। फिर एक दूध धारा है, ये भी अनूपपुर जिले में है, मतलब जहाँ कपिल धारा है उससे कुछ ही दूरी पे यानी 1-8 किलोमीटर दूरी पे ही क्या है? दूध धारा जलप्रपात है। कहाँ है? अनूपपुर जिले में। इसके बाद जो है सहस्त्र धारा कहाँ है? ये खरगोन के जिले के महेश्वर में। ठीक है, तो ये जो है दार्शनिक स्थल है, इनको पता होना चाहिए कि कौन सा दार्शनिक स्थल ये इसमें जहाँ पब्लिक जाती है वो कौन से किस जिले में है। तो कपिल धारा, दूध धारा, सहस्त्रधारा, भेड़ा घाट, ये जो है जलप्रपात किसमें? नर्मदा नदी बने हैं और जो कि अलग अलग जिलों में हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इनमें कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, है ना। परियोजनाएं जो है हम इसमें देखते हैं। अभी मैं केवल आपको नाम बता रहा हूँ। अभी मैं इन परियोजनाओं को एक एक करके जो है इन परियोजनाओं को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किसमें कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कब बना और इससे कौन कौन से ज़िले सिंचित हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसके तहत मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया प्रोजेक्ट रानी अवंतीबाई है। ठीक है, सबसे पहला रानी अवंतीबाई, इसका नाम बरगी प्रोजेक्ट परियोजना भी बोलते हैं, रानी अवंतीबाई भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, दोनों नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी दूसरे नाम से आ जाता है, इसलिए आपको दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे नाम से भी जो है दूसरे नाम से भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको वो दोनों नाम जो है पता होना चाहिए। तो ये कहाँ है? जबलपुर ज़िले में। दूसरा क्या है? सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर, और अभी इसकी ऊंचाई को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट भी था, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने जो है 1-2 साल पहले इसका उद्घाटन भी किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 जिलों की सहमति है, मतलब 4 जिलों को इसका जल डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब इसको मैं इस परियोजना के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा, मैं एक एक परियोजना को मैं इसमें लूँगा और उसमें फिर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी के बार हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएँ चल रही हैं। तो इसमें परियोजनाएँ चल रही हैं, रानी अवंतीबाई हो गया, सरदार सरोवर, अब इसका इंदिरा सागर परियोजना, ये खंडवा के पुनासा में है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, नर्मदा नदी पर 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3000 छोटी परियोजनाएं क्या है? निर्माण, मतलब इसमें जो है बन रही हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा नर्मदा नदी का बखान। इसमें से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं जो अगला प्रोजेक्ट है। अगला जो अगली जो नदी है वो अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी भी मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, तो चंबल नदी के जो है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी जो है इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी, जो महू के पास में है, ऐसा निकलती है। ठीक है, और कई जिलों में बहते हुए
1040 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। कितना? 1040 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना नदी में, ये यमुना है, ये नहीं आएगा, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब कहाँ से निकलती है? इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और कितना सफ़र तय करती है? 1040 किलोमीटर का दूरी सफ़र करती है। और कहाँ जब मिलती है? ये उत्तर प्रदेश के निकट, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो सॉरी मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर है, वहाँ पे एक इटावा नाम का जिला है यूपी का, वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? वहाँ पे यमुना नदी मिलती है, उसमें मिल जाती है। यानी ये कहा जाए कि चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल, मैंने जब आपको मालवा का पठार बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि जो मालवा का पठार है उसका ढाल किस ओर है? उसका ढाल है उत्तर की तरफ। किधर है? उत्तर की साइड है। यानी मैंने आपको यहाँ मैं आपको वो बता दूँ डायग्राम के माध्यम से, छोटा सा डायग्राम, ऐसा इमेजिंग कीजिएगा ये एमपी है, तो जो ये मालवा वाला भाग था इसका ढाल इस साइड है। ठीक है, इस साइड है। जब चंबल नदी बहती भी ऐसी है, देखिए डायग्राम में देखेंगे आप तो ये रही चंबल नदी। ठीक है, ये चंबल नदी, ये वाली चंबल नदी है। ठीक है, ये और इसकी ये बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। मैं सहायक नदी में बात करूँगा मैं अभी। तो ये मेन चंबल नदी है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका ढाल किस ओर है? इसका ढाल है उत्तर की दिशा में। तो ये नदी जो है चंबल नदी कहाँ? उत्तर दिशा में बहते हुए किधर इधर चली जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कि दूरी कितनी है? 1040 किलोमीटर की। इसके बाद चंबल नदी की सहायक नदियों में है क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध और बानस नदी। ठीक है, ये मुख्य है। इसके अलावा छोटी मोटी और होंगी लेकिन ये मुख्य नदी है। कौन सी? क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बानस नदी है। चंबल नदी पे अब परियोजनाएं देख लेते हैं। अपन इन सभी नदियों पे बात करेंगे। जो मैंने इसकी सहायक नदी बताई है, मैं इस नदियों पे भाई हम बात करेंगे। इसकी जो परियोजनाएं हैं इसमें गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में है, राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। पर क्योंकि, ठीक है, राजस्थान में है, पर क्योंकि ये नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये बांध बना है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। क्योंकि जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है और यूपी में बहती है। 3 जगह बहती है, ध्यान रखिएगा। जो मैंने बताया है एक एक शब्द में एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो आप इसमें फील करेंगे कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, इसलिए बिल्कुल शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि नोट्स बनाते चलें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ जिले में, और जवाहर सागर बांध है कोटा में। कोटा कहाँ है? ये भी राजस्थान में ही है ना, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद जो है इस पे एक बैराज भी बना हुआ है। मैं इन सभी बांधों को मैं एक बारी बारी से, जब मैं नदियाँ पढ़ा चुकूँगा तो सारे बांध और मतलब नदियाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट यानी कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उन बांधों को एक एक करके मैं गांधी सागर बांध को लूँगा, इसके पहले जो नर्मदा नदी बने उन बांधों को लूँगा, उन सबको बताऊँगा। क्योंकि ये प्री मेंस और व्यापम में किसी भी एग्ज़ाम में कुछ ना क्वेश्चन वहाँ से पिक मतलब निकल के आते ही हैं, अब आते ही हैं, हर साल आते हैं। और जो मैंने आपसे कहा था कि MPPSC के जो 20 से 25 वर्षों के या 25 से 30 वर्षों की जो अनसोल्ड पेपर है उसको मैं सोल्व कराऊंगा, उसको सॉल्व कराऊंगा। उसी के तहत इन क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से लिखना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले अभी हम इसको पूरा कर लेते हैं। कोटा बांध जो है, कोटा बैराज जो है, कोटा बैराज किससे बना हुआ है? ये चंबल नदी पे ही बना हुआ है। ठीक है, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि जिले नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। ठीक है, इस नहरों में सिंचाई होती है। क्वेश्चन अक्सर आया जाता है कि नहरों के माध्यम से किस जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, तो ध्यान रखिएगा इन्हीं जिलों में सिंचाई होती है। दतिया में सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है, और ये क्षेत्र भी जो है इनसे सिंचाई होती है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में किस नहरों से सिंचाई होती है या किस बैराज से? कोटा बैराज से। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चंबल नदी को महाभारत में भी वर्णित किया गया है। किसमें? महाभारत में भी वर्णित किया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस क्वेश्चन आता है किस नदी को महाभारत में वर्णित किया गया है, तो वो नदी का नाम है चंबल नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, कौन सी हो गई? देखिए चंबल तो है ही है, क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, कुन्हो है, सिंध है, बेतवा है और केन नदी है। बेसिकली बेतवा तो नहीं है, केन और बेतवा चंबल सहायक नदी नहीं है, सिंध भी नहीं है, डायरेक्ट इससे नहीं मिलती। ये इतनी नदियाँ हैं, 1 2 3 4, ये नदियाँ जो है किसकी सहायक नदी हैं? चंबल की सहायक नदियाँ।
लेकिन ये जो है यमुना नदी मिल जाती है, तो मतलब ये चंबल अपवाह तंत्र बताया गया है। तो अपन इन सभी नदियों पर भी बात जो है करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी मैं इन सभी जितनी नदियाँ आ रही मैं सारी नदियों बताऊंगा, एक एक करके आराम से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। चंबल नदी हो गया। अब इसके बाद आती है ताप्ती की नदी की बारी, है ना। ताप्ती नदी को क्या है, सबसे पहले सूर्यपुत्री कहा जाता है। सूर्यपुत्री के नाम से प्रसिद्ध है ताप्ती नदी। क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ है। किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर 724 किलोमीटर का सफर तय करती हुई गुजरात के सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में समा जाती है। खंभात की खाड़ी वही गुजरात में। देखिए ये बैतूल है, ये ठीक है, ये नदी यहाँ से निकलती है, ये बैतूल है, मुल्ताई है, यहाँ से निकलती है और यहाँ समा जाती है। ठीक है, सूरत। तो जो है बैतूल जैसे मुल्ताई से निकलकर गुजरात के सूरत के निकट खंभात खाड़ी में समा जाती है। परियोजना कौन सी है? ताप्ती नदी पर काकरा पार अवकाई परियोजना है। कौन सी है? काकरा पार अवकाई परियोजना है, जो कि दोनों गुजरात में अवस्थित है। कहाँ है? दोनों गुजरात में है, ये इंपॉर्टेंट। क्षिप्रा नदी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि क्षिप्रा नदी और चंबल नदी दोनों में कहाँ से निकलती है, दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक काकरी पहाड़ी से निकलती है, जबकि वो जाना पाव पहाड़ी से, वो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है ना। दोनों में ध्यान रखिएगा, एक काकरी पहाड़ी से निकलती है और वो कहाँ निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से। ठीक है, तो काकड़ी पहाड़ी से निकल कर इंदौर के निकट जो है पास, इंदौर के काकड़ी पहाड़ी से निकलकर महाकाल नगरी यानी उज्जैन से होकर बहते हुए रतलाम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है ना। मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी किनारे है, तो क्षिप्रा नदी किनारे है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे चंबल नदी यहाँ से निकली, वो इंदौर से यहाँ से निकली और ये रतलाम के पास यहाँ पर मिल जाती है। यानी मैं इस डायग्राम में बात करूँ तो ये देखिए, ये वो है, ये है, यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्लियर होता जा रहा है डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आई कहाँ से निकली, ये महाकाल नगरी होते हुए चाहिए, इस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। इसके बाद बात आती है सोन नदी, या स्वर्ण नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये अनूपपुर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अनूपपुर, जहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, सेम थोड़ी सी डिस्टेंस में, आधा किलोमीटर डिस्टेंस में कहाँ से क्या निकलती है? सोन नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बहते हुए 780 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, और पटना के निकट गंगा नदी में समा जाती है। यानी ये गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन? सोन नदी। ठीक है, ये देखिए, आप ये देखेंगे डायग्राम में, ये यहाँ से नर्मदा नदी निकली और ये सोन नदी है। कौन सी नदी है? ये सोन नदी है। ठीक है, अमरकंटक से ही निकली है और ये अनूपपुर से ही निकली है। ठीक है, इसमें परियोजना है बाण सागर परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना है, देवलोध शहडोल में चलाई जा रही है। ठीक है, अब जब मैं बाण सागर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में कितना पानी दिया जा रहा है, इससे फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैं जब प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब अगली जो रिवर है वो है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के उद्गमित होकर रायसेन जिले के कुम्बड़ा गांव, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुम्बड़ा गांव। ठीक है, ये देखिए मैप में देखेंगे आप, ये रही बेतवा, ये रहा रायसेन लिखा हुआ है, यहाँ से ऐसे 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 निकल कर ये, ठीक है, ये कुम्बड़ा गांव है ना, ये है बेतवा। ठीक है, ये बेतवा नदी हो गई, कुम्बड़ा गांव। ठीक है, ये राजस्थान के रायसेन के पास में कुम्बड़ा गांव से निकलती है। तो रायसेन जिले के कुम्बड़ा गांव से उद्गमित होकर प्रदेश को हरा भरा करते हुए 480 किलोमीटर का सफर तय करते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर निकट यमुना नदी मिल जाती है ना, यमुना नदी में मिल जाती है। वो इटावा में के पास मिलती है, ये हमीरपुर के पास यमुना नदी मिल जाती है, सीधे डायरेक्ट मिलती है। बेतवा नदी तट पर ही सांची और ओरछा जैसे पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, पर्यटन चाहिए यहाँ, पर्यटन स्थल है किसमें?
बेतवा नदी सांची और ओरछा, है ना। विदिशा जिला भी किसके नहीं वो है, आपने अगर आप गए होंगे, गुजरे होंगे ट्रेन से, तो वो क्या है, नदी मिलती है। परियोजनाएं माता टीला या लाली लक्ष्मीबाई बांध, एक ही नाम है। दोनों नाम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये ना दे के ये दे देगा, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध किस पे बना हुआ है, ये बना है बेतवा नदी पे। हलाली नहर या सम्राट अशोक नहर, वो भी किस पे बना हुआ है, वो भी बना हुआ है किस पे, बेतवा नदी पे। और इसका भंडेर नहर, जिससे ग्वालियर दतिया इस क्षेत्रों में क्या है, सिंचाई होती है नहरों के द्वारा। तो ये रहा पूरा नदियों का जाल। अभी बहुत सारी नदियाँ बची हुई हैं, ये अभी वीडियो केवल पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ सकता है। इसके बाद जो है हम लोग परियोजनाएं लेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए, एक एक चीज़ मैंने आपको बताया है, इसमें लिखा हुआ है, आप अपना नोट्स बनाते चलिए। और इस तरह से सटीक जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक चीज़ कहाँ कहाँ से कितना लेना है मैंने लेके अलग अलग किताबों से इसमें समाहित की है। तो आप लोग लीजिए, पढ़िए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं और जैसे वीडियो डालूँ तो आप लोगों को ये इंडिकेशन मिलता रहे, ठीक है। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।